वो बस क्लास में सो रहा था जब टीचर की नजर आखिर में उस पर पड़ी। उसके सारे क्लासमेट्स हंसने लगे कि वो कितना लूजर है जो सिर्फ सो सकता है। सिर्फ उसके फ्रेंड को पता था कि जब लू शंग सोता है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं। बिल्कुल इस बार की तरह उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसे हर बार सेम ड्रीम आता था, एक जले हुए वेस्टलैंड जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स घूमते थे। जब क्लास ओवर हुई वो घर गया ये सोचकर कि थोड़ी नींद मिल जाएगी, पर जब वो वहां पहुंचा उसने अपने पेरेंट्स को देखा जिन्होंने अपनी लास्ट सेविंग्स खर्च करके एक पोशन खरीदा था जो उसकी एबिलिटीज को बढ़ाएगा। वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन करने चला गया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी हार्ड ट्राई की, कुछ वर्क नहीं किया। कर्स नाइटमेयर्स ने उसकी थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम कर दी थी। जब वो थकान से चूर होकर एक पल के लिए बैठा तो वो इमीडिएटली पास आउट हो गया, और एक बार फिर उसने खुद को उसी नाइटमेयर में पाया। लेकिन इस बार एक क्रीचर ने उसे तुरंत अटैक किया। ज़ॉम्बी ने उसे लगभग बाइट कर लिया था, लेकिन लू शांग ने उसे किक मारा और एक रॉक से फिनिश ऑफ कर दिया। जब ज़ॉम्बी फाइनली डेड था उसने रिलैक्स किया ये सोचकर कि अब ओवर हो गया। उसी पल ब्लैक एनर्जी उस कॉर्प्स से डायरेक्टली उसके अंदर फ्लो होने लगी। लू शांग ने ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज देखी, उसकी पूरी लाइफ एंड डेथ। उसी टाइम एक सेकंड ज़ॉम्बी ने उस पर पीछे से अटैक किया, लेकिन लू शांग बिना रियलाइज किए ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। शॉक्ड होकर उसने रियलाइज किया कि उसे सिर्फ ज़ॉम्बी की मेमोरीज ही नहीं मिली थी, बल्कि उसकी पावर भी मिली थी। और उस नाइटमेयर में हर बार जब वो एक ज़ॉम्बी को किल करता था तो वो सिर्फ उसकी मेमोरीज अब्सॉर्ब नहीं करता था, बल्कि उसके पास पहले जो स्किल्स थी वो भी इनहेरिट कर लेता था। और इवन बेटर, ये नाइटमेयर वर्ल्ड सिर्फ एक रैंडम इल्यूजन नहीं था, ये 10,000 इयर्स फ्यूचर में सेट था। मतलब जो फाउंडेशनल बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स वो वहां ऑब्टेन कर सकता था वो प्रेजेंट की किसी भी चीज से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर एडवांस थी। लू शांग को मुश्किल से बिलीव हो रहा था कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ये बस एक ड्रीम है, पर सब कुछ बहुत ज्यादा विविड, बहुत रियल लग रहा है। जैसे ही सेकंड ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके माइंड में आती हैं, लू को नियर बाय मिलिट्री बेस का एक विजन दिखता है। वो डिड्यूस करता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी जगह आसपास जरूर होगी। अगर वो उसे ढूंढ लेता है तो शायद वो आखिर में अपने ड्रीम्स में छिपे स्ट्रेंज ट्रूथ्स को समझ सकता है। स्ट्रेंजली ये सेकंड मेमोरी अब्सॉर्ब करने से उसे पहले जैसा पेन या कंफ्यूजन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस को एनहांस कर दिया। वो स्ट्रॉन्गर, फास्टर महसूस करता है। ज़ॉम्बीज की मेमोरीज सरप्राइजिंगली यूजफुल साबित होती हैं। उसे ऐसे बैटल इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं जो उसके पास पहले कभी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो ये प्रोसेस करना शुरू करता है, कोई अननोन चीज उसे स्ट्राइक करती है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो जागता है तो वो खुद को सेफली घर पे पाता है। एक फेमिलियर आवाज उसे बुलाती है, उसकी डेज को स्नैप करती है। ये उसकी यंगर सिस्टर है जो उसे डिनर के लिए बुला रही है। वो दरवाजा खोलता है तो उसकी सिस्टर लू शिंग ही इंतजार कर रही होती है। वो उसे नैपिंग करने के बजाय प्रैक्टिस न करने के लिए स्कोल्ड करती है, पर जब वो उसकी स्वेट सोक्ड शर्ट और उसके नीचे के मसल्स को देखती है तो वो रुक जाती है, अपनी सरप्राइज छुपाने की कोशिश करती है। वो जल्दी से टर्न अवे होती है और उसे डिनर के बारे में रिमाइंड करती है। जैसे ही वो चली जाती है, लू उसे जाते हुए देखता है, सोचता है कि जब वो दोनों हर वक्त साथ में खेला करते थे। जब से उसने स्कूल टॉप किया, चीजें बदल गईं। उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया और उनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया, पर यह सरप्राइजिंग नहीं है। उसका की ब्लड लेवल पहले ही परफेक्ट 1 है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी शायद 100 से ऊपर होगी। वो टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में एंटर होने के ट्रैक पर है। उसके कंपैरिजन में लू खुद को सिर्फ एक यूजलेस ब्रदर मानता है। अभी भी गहरे सोच में डूबा हुआ वो अपनी शर्ट उठाता है और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन चेक करता है तो शॉक्ड हो जाता है। पता नहीं कैसे उसने वेल डिफाइंड मसल्स डेवलप कर लिए हैं। वो बिल्कुल वीक महसूस नहीं कर रहा डिस्पाइट अभी जागने के। इनफैक्ट वो फुली रिफ्रेश्ड महसूस करता है, जैसे वाइटैलिटी से भरा हुआ हो। उसके ड्रीम की मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। वो सोचना शुरू करता है, क्या जो पावर्स और मेमोरीज उसने अपने ड्रीम में अब्सॉर्ब किए वो रियलिटी में क्रॉसओवर हो गए हैं? क्या सिर्फ ड्रीम्स के थ्रू स्ट्रॉन्गर बनना पॉसिबल है? जो रियल वर्ल्ड में वो रहता है वो एक सुपरनैचुरल है, जहां लोग इनह्यूमन पावर्स वील्ड करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स को ट्रांसेंड करते हैं। लगभग 300 साल पहले डिमेंशनल क्रैक्स पूरी वर्ल्ड में अपीयर हुई थी और भयानक मॉन्स्टर्स निकल आए जिन्होंने हैवक मचा दिया। उसी टाइम ह्यूमंस ने अपने अंदर स्ट्रेंज पावर्स अवेकन करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बूस्ट हो गई। इससे मार्शल आर्ट्स एरा की शुरुआत हुई। लोग हार्ड ट्रेन करते थे ताकि अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें और अपने अंदर दबे मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश करते थे। डिनर टेबल पर लू अपनी मॉम का राइस बोल ऐसे खाता है जैसे कोई भूखा सूर हो। बस बहुत टेस्टी है। वो रुक नहीं सकता और जल्दी से और मांगता है। कई डिशेस के बाद भी वो स्टफ्ड है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो इतना ज्यादा क्यों खा रहा है। उसके डैड हल्के से हंसते हैं, कहते हैं कि वो उसे भूखा घर से जाने नहीं देंगे। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि लू के लिए और ज्यादा कुक करे और प्रॉमिस करते हैं कि कल उसके लिए कुछ टॉनिक्स लाएंगे। उसे अर्ज करते हैं कि वो इस टाइम का यूज करके अपनी हेल्थ को ट्रैक पर लाए। शिंगी अनइम्प्रेस्ड पॉइंट आउट करती है कि लू पहले ही 18 साल का हो चुका है और उसके लास्ट चेकअप में उसका की ब्लड लेवल सिर्फ 0.8 था। उनके फादर गुस्से में उस पर स्नैप करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज और एलीट इंस्टीट्यूशंस में मैसिव डिफरेंस होता है।
इस बीच लू उन सब चीजों पर रिफ्लेक्ट करता है जो हुई हैं। अगर सिर्फ ड्रीमिंग से ही उसकी हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हो सकती है तो क्या ये अभी भी एक ड्रीम है या कुछ और? वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होगी। डिनर के बाद अपना बॉय एक लोकल जूडो क्लब जाता है। उसे याद है कि ये क्लब मास्टर होंगवान चलाते हैं, जिनकी फैमिली एक स्पेशलाइज्ड बॉक्सिंग टेक्निक के लिए रिनाउंड है। ये क्लब खुद बाई सिटी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स अकेडमीज में से एक है। मास्टर होंगवान के पास रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल है और वो कॉम्बैट सिस्टम के तहत एक रिकग्नाइज्ड ब्लैक बेल्ट है। इस सिस्टम में एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास 1.5 की और 150 कॉम्बैट पावर होता है। रैंक 2 सीधा 15 की और 1500 कॉम्बैट पावर पर जंप करता है। रैंक 3 तो और ज्यादा क्रेजी है, 100 की और 10,000 से ऊपर पावर। रैंक 4 वॉरियर्स 200 की को ब्रेक करते हैं और 100,000 से ज्यादा कॉम्बैट स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हैं। लू नर्वस हो जाता है ये स्टीप पावर स्केल सोचकर। रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट्स को सोसाइटी में पहले ही इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, पर जो हाईएस्ट टियर पर हैं उन्हें लगभग सुपर ह्यूमंस की तरह देखा जाता है। जब वो क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को देखता है तो वो हाई ट्यूशन फीस नोट करता है। साफ है कि सिर्फ वेल्दी फैमिलीज ही इस तरह की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती हैं। उसे पता है कि अगर शिंगी ओनली चाइल्ड होती तो उसकी फैमिली शायद उसका एडमिशन अफोर्ड कर पाती, पर अब वो टेंशन में है। जब लू इस बारे में सोच रहा होता है, एक रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या वो क्लासेस के लिए रजिस्टर करने आया है। लू इसके बजाय अपना की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने का इंटेंशन बताता है। रिसेप्शनिस्ट नोट करती है कि लड़के के पास पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं है और वो किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लगता है। चुपके से अज्यूम करती है कि वो वेल्दी फैमिली से नहीं है। फिर भी वो उसे रूम 8 की तरफ डायरेक्ट करती है, बताती है कि वहाँ एक मशीन है जो उसकी स्टैट्स मेजर करेगी। लू कॉन्फिडेंटली डेजिग्नेटेड रूम की तरफ जाता है। वो पहले ही जानता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। अंदर आते ही वो मशीन के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रखता है ताकि अपनी हेल्थ स्टेटस चेक कर सके। डिस्प्ले पर 0.9 की रीडिंग आती है। ये रिजल्ट उसे सरप्राइजेस भी करता है और एक्साइट्स भी, क्योंकि उसकी की स्टेटस 0.2 इंक्रीज हो गई है, और वो भी सिर्फ 1 आवर ड्रीम से। वो अमेज्ड है कि इतनी शॉर्ट नैप ने उसकी स्टैट्स को इतना बूस्ट कर दिया। शायद वो आखिर में अपनी जीनियस लिटिल सिस्टर को कैचअप कर रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्चुअली गो फार सकता है। नेक्स्ट, लू अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो फोकस्ड फोर्स के साथ मशीन पर स्ट्राइक करता है, उस बैटल टेक्निक्स और एक्सपीरियंसेस को चैनल करता है जो उसने ज़ॉम्बी से अब्सॉर्ब किए थे। मशीन इंपैक्ट से वाइब्रेट करता है और स्क्रीन रिवील करता है कि उसकी कॉम्बैट पावर 113 तक पहुंच गई है। ये लू को स्टन्ड कर देता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ स्काई रॉकेटेड हो गई है, भले ही उसकी की स्टेटस में सिर्फ मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ हो। वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनने के पाथ पर हो सकता है। वो कैलकुलेट करना शुरू करता है कि अगर सिर्फ 1 आवर सोने से इतनी ग्रोथ हुई तो क्या होगा अगर वो 3, 9 या इवन एक पूरा दिन और रात सोए। हाउएवर, रात के टाइम अपना बॉय सोना चाहते हुए भी सो नहीं पाता। ये उसे फ्रस्ट्रेट करता है। वो क्लासेस के दौरान इजीली सो जाता था, तो अब इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्लॉक पर नजर डालते हुए वो नोट करता है कि अभी सिर्फ 9 PM हुआ है और सस्पेक्ट करता है कि शायद सोना अभी के लिए बहुत जल्दी है। खुद को थकाने का डिसाइड करके वो उठता है ट्रेन करने के लिए। लू उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू करता है जो उसे ज़ॉम्बीज की मेमोरी से याद है। जैसे ही वो मूवमेंट्स रिपीट करता है, वो नोटिस करता है कि उसे अब कितनी क्लियरली समझ आ रहा है कि वो पहले कहाँ गलत कर रहा था। जो मेमोरीज उसने अब्सॉर्ब किए हैं वो उन टेक्निक्स से भरे हैं जो ज़ॉम्बीज ने जिंदा रहते हुए जरूर सीखे होंगे। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है, लू सेम सीक्वेंस 200 टाइम्स कंप्लीट करता है, खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश करता है। हर रेपिटेशन के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हुए महसूस करता है। वो एक्नॉलेज करता है कि ये पावर ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं है, कोई गहरी चीज है जो वर्क कर रही है। उसके ड्रीम से मेमोरी और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रियल वर्ल्ड में उसके डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। एक टफ ट्रेनिंग सेशन के बाद लू को ऐसी भूख लगती है कि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाता है। साफ है कि उसका स्ट्रॉन्गर बॉडी अब एनर्जी को क्रेजी तरह से बर्न कर रहा है और रेगुलर फूड अब इनफ नहीं है। वो सोचता है कि उसे हर्ब्स या सप्लीमेंट्स चाहिए, पर उसकी फैमिली के टाइट बजट के साथ ये जल्दी होने वाला नहीं है। इस चिंता में कि प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी उसके फिजिकल डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर सकती है, लू रियलाइज करता है कि उसे पैसे कमाना शुरू करना होगा। वो स्कूल से परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जैसे स्कॉलरशिप्स एम करने का सोचता है। अगली दिन जिम के मेंस लॉकर रूम में मिंग अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है कि टीचर ने अभी तक उनके पेपर्स ग्रेड भी नहीं किए हैं। हाउएवर, जैसे ही मिंग लू को देखता है, वो स्टन्ड हो जाता है उसके वेल डिफाइंड एब्स देखकर। लू का फिजिक कुछ ही दिनों में इतना ड्रामेटिकली चेंज हो गया है कि मिंग उसे मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर पाता है। वो जोक करता है कि लू ने ये बॉडी सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई होगी। डाउट करता है कि वो आज के कॉम्बैट सेशन के लिए इतनी हार्ड ट्रेन करेगा। लू हाउएवर अपने फ्रेंड को एनकरेज करता है कि वो अपकमिंग एग्जाम्स पर फोकस करे और ये अज्यूम ना करे कि सब शैलो रीजंस के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे ही लू और मिंग चले जाते हैं, अपना बॉय से खुद को प्रूव करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखता है। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जैंग उन्हें लाइव कॉम्बैट की कोचिंग दे रहा है। मिंग शेयर करता है कि उसने सुना है कि जैंग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है जिसने एक्चुअली बैटलफील्ड पर 20 से फाइट किया है। वो इंस्ट्रक्टर के फेस और हाथों पर स्कार्स को प्रूफ के रूप में पॉइंट आउट करता है।
लू क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और जांग की टेक्निक सरप्राइजिंगली सिंपल लगती हैं। भले ही क्लास को फॉलो करने में स्ट्रगल हो रही हो, लू ने पहले ही ये मूवमेंट्स उस ड्रीम मेमोरीज के थ्रू ज्यादा इफेक्टिवली मास्टर कर लिए हैं जो उसने अब्सॉर्ब किए थे। इंस्ट्रक्टर जंग प्रिसिजन और केयर के साथ क्लास को टीच करना कंटिन्यू करता है। वो सेशन को एक स्टूडेंट जिसका नाम यिंग यीफे है को बुलाकर जो सिखाया गया उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है। यीफे कॉन्फिडेंटली स्टेप फॉरवर्ड करता है, टीचर को अश्योर करता है कि उसे सब समझ आ गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, क्लास की कई लड़कियां उसकी गुड लुक्स और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की तारीफ करती हैं। विस्पर करती हैं कि क्लास में कोई और उतना पावरफुल नहीं लगता। मिंग जेलस हो जाता है क्योंकि यीफी फिर से स्पॉटलाइट स्टील कर लेता है, जैसे हमेशा करता है अपनी गुड लुक्स, पैसों और उस प्रीमियम पिल से जो उसकी की को 1.2 तक बूस्ट कर चुकी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके लिए फिट हो जाता है। टीचर्स भी उसे फेवर करते हैं इस वजह से। मास्टर जैंग और यीफे क्लास के सामने स्पारिंग शुरू करते हैं, कॉम्बैट टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। उन्हें देखते हुए मिंग डिसहार्टेंड होना शुरू करता है, क्वेश्चन करता है कि उनके जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कभी यीफे जैसे किसी से कम्पीट कैसे कर सकते हैं। इस बीच लू सोचता है कि वो भी पहले ऐसा ही फील करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो जो चाहता है उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी है। जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन एंड होता है, मास्टर जंग यीफे की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, कहते हैं कि भले ही बुरा नहीं था, वो बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। इंस्ट्रक्टर उसे फ्यूचर सेशंस में और गाइडेंस देने का प्रॉमिस करता है ताकि उसके मूवमेंट्स रिफाइन हो सकें, और अश्योर करता है कि उसके आगे एक ब्राइट फ्यूचर है। मास्टर जैंग फिर एक और स्टूडेंट को यीफे के साथ पार्टनर प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। यीफे इंस्ट्रक्टर को पोलाइटली थैंक करता है, पर इंटरनली वो उन्हें कम समझता है। यीफे के लिए जंग सिर्फ एक लो रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट है जो उसकी एलीट फैमिली के स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं आता। वो बिलीव करता है कि उसका फ्यूचर पहले ही सेट है और रूम में किसी और से फार सुपीरियर है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि कोई यीफे के साथ स्पार करना चाहता है, टेंशन क्लास में फैल जाती है। मिंग खुद से मटरिंग करता है कि यीफे को टेक ऑन करने वाला कोई केपेबल नहीं है। वो इस पूरी चीज को उन सबको ह्यूमिलिएट करने के लिए एक सेटअप मानता है। मास्टर जैंग साइलेंस ऑब्जर्व करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये हर बार होता है, कोई यीफे के साथ स्पार नहीं करना चाहता। वो उनमें से ज्यादातर को कावर्ड्स मानते हैं जो खुद को पुश करने से बहुत डरते हैं। वो सीखने की एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो उन स्टूडेंट्स को टीच कैसे कर सकते हैं जो ट्राई भी नहीं करेंगे। बस बेसिक ट्रेनिंग के साथ उनमें से ज्यादातर सप्लाई ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, रियल कॉम्बैट के लिए नहीं। उन्हें पता है कि यीफे टॉप स्टूडेंट है, कोई और रियली क्लोज नहीं आता। पर फिर उन्हें लूज स्पॉट होता है और ये उन्हें ऑफ गार्ड कर देता है। वो स्टेडी गेज, काम पोस्चर, वहां रियल स्ट्रेंथ है। क्यूरियस होकर वो लू को बुलाते हैं। जैसे ही लड़का बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है, मास्टर जैंग बिलीव नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी तक ऐसे स्टूडेंट को ओवरलुक कैसे कर दिया। मिंग अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, उसे अर्ज करता है कि एग्जाम्स से इतना क्लोज इंजरी रिस्क ना ले, पर लू उसे रीअश्योर करता है कि उसने हार्ड ट्रेन किया है और कॉन्फिडेंस के साथ इंस्ट्रक्टर की तरफ जाता है। मास्टर जैंग ग्रुप को बताते हैं कि वो स्पारिंग सेशन के लिए सिर्फ 10 मिनट्स देंगे। एम्फसाइज करते हैं कि दोनों पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी एक दूसरे को इंजरी कॉज नहीं करेगा। लू और यीफे अपनी पोजीशंस लेते हैं, फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर पावर टेस्ट की शुरुआत अनाउंस करता है। लू को क्लोजली देखते हुए मास्टर जैंग नोट करते हैं कि लड़के में डर का कोई साइन नहीं है। उसका फेस पूरी तरह काम रहता है। वो हैरान है कि उन्होंने पहले उस जैसे किसी को नोटिस क्यों नहीं किया था। वो लू से उसकी की स्टेटस के बारे में पूछते हैं और लड़का कहता है कि लास्ट टाइम जब उसने चेक किया था तो 0 पॉइंट थी। वो लो लगता है, पर लड़के के बिल्ड को देखते हुए इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है कि क्या वो कुछ मिस कर रहा है। फिर भी वो लू को केयरफुल रहने की वार्न करता है। ये एक रियल कॉम्बैट टेस्ट है और इंजरीज हो सकती हैं। फिर वो मैच स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। जैसे ही वो प्रिपेयर करते हैं, यीफे फाइट के डेंजर्स आउटलाइन करना शुरू करता है। वो लू को वार्न करता है कि वो गिरने पर अपने हाथों से फॉल ब्रेक ना करे, वरना वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। जॉइंट्स पर प्रेशर इंटेंस हो सकता है। वो लू को अपने कोर को, खासकर अपने हेड को प्रोटेक्ट करने की एडवाइस देता है। इस बीच अपना बॉय चुपचाप अपनी कॉम्बैट स्टांस लेता है, काम और फोकस्ड। बिना टाइम वेस्ट किए यीफे लू पर एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक लॉन्च करता है। जैसे ही वो मूव करता है, वो अपनी स्ट्रेटजी को माइंड में रन करता है। डिस्टेंस कंट्रोल करो, अपोनेंट को वॉच करो और काउंटर का टाइम देखो। वहां से ये सब अपनी गार्ड रखना है, फाइट को अपने फेवर में टर्न करना है और उनकी स्ट्रेंथ को साइज अप करना है। तभी एक रियल पावरफुल अटैक आता है। उसके लिए ट्रू वाइटैलिटी, स्पीड और पावर का साथ में वर्क करना यही है। यीफे अपना असॉल्ट इंटेंसिफाई करता है और कॉन्फिडेंटली अज्यूम करता है कि ये मैच वन साइडेड है, जिसमें विक्ट्री हमेशा स्ट्रॉन्गर को फेवर करती है। वो लू जैसे ओपोनेंट्स को शर्मनाक हार के लिए डेस्टिन मानता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए लू अटैक डॉज करता है और एक पावरफुल पंच से काउंटर करता है जो उसे हवा में उड़ता हुआ भेज देता है। वो दूर क्रैश होकर मोशनलेस गिर जाता है। स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं जब मास्टर दौड़ कर जाते हैं और यीफे की लिम्ब बॉडी उठाते हैं। देखते हैं कि सब इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि लड़के ने अभी अभी यीफे को एक सिंगल पंच से हरा दिया। यहाँ तक कि लू भी अपनी हिट की फोर्स से थोड़ा स्टन्ड लगता है। इस बीच मास्टर जल्दी से क्राउड को डिस्पर्स होने का ऑर्डर देते हैं और किसी को तुरंत मेडिकल टीम बुलाने के लिए कहते हैं। उसके बाद यीफे को स्ट्रेचर पर डाल दिया जाता है जब उसे ले जाया जाता है।
लू विजिबली शेकन मास्टर के पास जाता है और एडमिट करता है कि उसका इतना दूर जाने का इरादा नहीं था। उसने बस अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल खो दिया। मास्टर उसे रीअश्योर करते हैं, कहते हैं कि कमबैक ट्रेनिंग के दौरान इंजरीज कॉमन होती हैं और उसे चिंता न करने को कहते हैं। इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। फिर वो लू को फर्दर डिस्कशन के लिए अपने ऑफिस में फॉलो करने का इंस्ट्रक्ट करते हैं। लू अग्री करता है और मास्टर के साथ जाते हुए मिंग को नेक्स्ट क्लास टीचर को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। इस बीच स्टूडेंट्स अभी भी विश्वास में नहीं है। कुछ हैरान है कि क्या लू एनहांसर्स यूज कर रहा है, जबकि दूसरे बिलीव नहीं कर पाते कि वो उसी लड़के हैं जिसे वो पहले जानते थे। यीफे का की स्टेटस 1.2 था और फिर भी वो 1 सेकंड में ड्रॉप हो गया। अब सब एक ही चीज सोच रहे हैं, लू कितना स्ट्रांग हो गया है। इस बीच लू मास्टर के ऑफिस में एंटर करता है। वेट करते हुए वो एक ट्री नोटिस करता है और मास्टर की अनएक्सपेक्टेड हॉबी पर कमेंट करता है। मास्टर कंफर्म करते हैं कि ये इंडीड एक हॉबी है और ऐड करते हैं कि हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, ये इंप्लाई करते हुए कि लू शायद समझ जाएगा, ये देखते हुए कि उसने 0.8 की स्कोर के साथ अभी क्या पुल ऑफ किया। मास्टर इस ऑब्वियस कंसर्न को उठाते हैं कि लू ने अपनी हेल्थ स्टेटस आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए ड्रग्स यूज किए होंगे। वो उसे याद दिलाते हैं कि स्कूल में ऐसे सब्सटेंसेस बैंड हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से, और अगर डिस्कवर हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस सिंपल वार्निंग से आगे बढ़ जाएंगे। ये सुनकर लू पैनिक करना शुरू करता है और ऐसी ड्रग्स के बारे में कुछ भी जानने से डिनाइज करता है। वो कसम खाता है कि उसने कोई इलीगल सब्सटेंस यूज नहीं किया है। ये सुनकर मास्टर एक ग्लोइंग ऑर्ब निकालते हैं और कहते हैं कि वो लू की स्टेटस रीचेक करेंगे। अगर लू सच बोल रहा है तो उसकी हेल्थ रीडिंग स्टेबल रहेगी। QI चेक करने के बाद मास्टर उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का प्लान करते हैं। अगर दोनों रीडिंग्स क्लीन निकलती हैं तो लू इनोसेंट प्रूव हो जाएगा। बिना हेजिटेशन के लू अपना हाथ ऑर्ब पर रखता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, ऑर्ब इंटेंस सर्ज ऑफ एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है। मास्टर की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही नंबर्स अपीयर होते हैं। लू की स्टेटस अब 1.5 रीड करती है। शॉक्ड, मास्टर के थॉट्स रेस करते हैं कि 1.5 रीडिंग लू को एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट क्वालिफाई करती है और वो सिर्फ 18 साल का है। ऐसा स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, लू अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और मशीन पर बहुत जोर से पंच मारता है। वो उड़ जाती है, एक ट्री से स्मैश होती है और दीवार में स्लैम हो जाती है। मास्टर अपने गरीब ट्री को डिस्ट्रॉयड देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अलार्म्ड, लू दौड़ कर जाता है और टूटी हुई डिवाइस दीवार से खींचता है, अपोलोजाइज करता है और इंसिस्ट करता है कि ये इंटेंशनल नहीं था। लेकिन मास्टर घुटनों पर रहते हैं, डैमेज ट्री को कस के पकड़े हुए। अपने इमोशंस को कंट्रोल न कर पाते हुए उनके थॉट्स स्पाइरल हो जाते हैं। ये स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन खास करके स्टूडेंट लेवल यूज के लिए बनी थी और टिपिकली ये एंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट को भी हैंडल कर सकती थी। पर लू की रॉ पावर तो एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे निकल चुकी थी। अब एक दूसरे के सामने बैठे हुए मास्टर ने और आगे प्रोब किया। लू ने क्लेम किया था कि उसकी लास्ट रिकॉर्डेड की स्टेटस 0.8 थी। मास्टर ने उसे पूछा कि ये कितनी देर पहले की बात है। लू ने रिप्लाई किया कि ये तब की बात है जब उसे रीसेंट असाइनमेंट मिला था। ये स्टेटमेंट मास्टर को अलार्म कर देता है। सिर्फ आधा महीना ही हुआ है तब से। पूरी तरह डिसबिलीफ में मास्टर इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 2 वीक्स में लू की स्टेटस डबल से ज्यादा हो गई है, ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट लेवल्स को भी सरपास करते हुए। मास्टर सस्पेक्ट करते हैं कि वो जरूर किसी नोबल फैमिली से होगा या शायद किसी ग्रैंड मास्टर से ट्रेंड हुआ होगा, पर लू दोनों को डिसमिस कर देता है। वो कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता है और उसके पास कोई इलीट टीचर नहीं है, और उसकी रैपिड ग्रोथ के बारे में वो क्लेम करता है कि ये एक सीक्रेट से आता है जो वो शेयर नहीं कर सकता। मास्टर चुपचाप बैठ जाते हैं, ओवरवेल्म्ड। सिर्फ आधे महीने में इस लड़के ने वो कर दिया जिसमें दूसरों को सालों लगते हैं। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अकेले ही एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा है। मास्टर अपने जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। स्कूल के सालों में उनके अच्छे रिजल्ट्स थे और उन्होंने सालों तक रिलेंटलेसली ट्रेन किया, तब जाकर वो फाइनली रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बने। तभी वो मिलिट्री सर्विस के लिए क्वालिफाई हुए। पर बैटलफील्ड में एंटर होने के बाद उन्होंने उस भयानक सच का सामना किया कि मॉन्स्टर्स को हराना ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे क्रीचर्स के सामने लोग इंसेक्ट्स जैसे हैं। सिर्फ वे लोग जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है वे ही चांस ले सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन से परे है। ये वे लोग हैं जो इलीट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अक्सर उन्हें उनकी ओवरवेलमिंग माइट की वजह से मॉन्स्टर्स ही कहा जाता है। एक गहरी सांस लेते हुए मास्टर रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। अब वे सब कुछ समझ चुके हैं। लू की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए वो स्कूल की एलीट गिफ्टेड क्लास में जगह डिजर्व करता है। लू हाउएवर कंसर्न के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, पर इंसिस्ट करता है कि वो जिस क्लास में है वो उसके लिए ठीक है। डीप इनसाइड वो बिलीव करता है कि वो सिर्फ अपने ड्रीम्स के थ्रू इनक्रेडिबली पावरफुल बन सकता है और उसे असल में किसी क्लास की जरूरत नहीं है। उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए मास्टर अश्योर करते हैं कि स्कूल उसे पूरा सपोर्ट ऑफर करेगा। अगर लू को अपनी ट्रेनिंग में कभी चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो वो बस पूछ ले, स्कूल उसे वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो उसे चाहिए। लू फिर 2 चीजों की रिक्वेस्ट करता है। वो मार्शल आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है और स्कूल से ज्यादा टाइम ऑफ लेने की परमिशन भी मांगता है। टीचर इस रिक्वेस्ट के पीछे फाइनेंशियल इश्यूज को सेंस करते हुए
बिना हेजिटेशन के एग्री हो जाते हैं। वे प्रॉमिस करते हैं कि एप्लीकेशन तुरंत सबमिट कर देंगे और डीन से लू की अटेंडेंस को ईज करने के बारे में बात करेंगे। स्कॉलरशिप में लगभग 2 दिन लगेंगे, तो वे लू को ट्रेनिंग जारी रखने और टाइम वेस्ट न करने को कहते हैं। लू को एडवांस में एक कार्ड देते हुए मास्टर उसे कहते हैं कि जब उसके पास फंड्स आ जाएंगे तो वो उसे वापस कर दे। लू स्टार्टल्ड रियलाइज करता है कि ये एक मार्शल आर्ट्स ब्लैक कार्ड है, कुछ ऐसा जिसमें टिपिकली कम से कम 100,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी होती हैं। ग्रेटफुल होकर वो मास्टर को उनकी जेनरोसिटी के लिए थैंक करता है और मास्टर उसे बस मेहनत करते रहने के लिए इनकरेज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी सक्सेस स्कूल पर भी अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद वे लू को क्लास वापस भेज देते हैं। जैसे ही लू निकलता है, मास्टर एक्साइटमेंट में अपनी डेस्क को स्लैम करते हैं क्योंकि उन्हें एक असली जेम मिल गया है। वे ये भी रियलाइज करते हैं कि उन्हें लू को राज रखना होगा। शायद उनके पास आखिर में एक सीक्रेट वेपन है, कोई ऐसा जो उस ड्रेडेड जगह पर सर्वाइव कर सके। क्लासेस के बाद बाहर एक बिजी मार्केट प्लेस में एक शॉप एम्प्लॉई एक नए सप्लीमेंट जिसे ऑर्किड हार्ट कहते हैं उसे प्रमोट कर रहा है। ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनल टॉनिक है जिसे मेडिकल हॉल ने डेवलप किया है। ये खास करके फीमेल मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रोडक्ट इफेक्टिव तब होता है जब यूजर की स्टेटस 0.8 तक पहुंच जाती है, जिससे ये उसे और भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। 30 ग्रैंड की प्राइस पर टॉनिक एक कस्टमर का इंटरेस्ट कैच करता है और वो उसे खरीदने का डिसाइड करती है। जैसे ही लू वहां से गुजरता है, वो उसी कस्टमर को वो टॉनिक पकड़े हुए स्पॉट करता है जो उसने अभी खरीदा था। औरत अपनी डॉटर को याद दिलाती है कि क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव है तो उसे इसका पूरा फायदा उठाने के लिए और हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा। लड़की स्माइल करती है और कहती है कि उसने समझ लिया, वो नेक्स्ट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लाएगी। ये सुनकर लू रियलिटी फेस करने लगता है। एक टॉनिक के लिए 30 ग्रैंड, अगर वो दिन रात ट्रेन भी करे तो वो इतना पैसा कमा नहीं सकता। उसके पेरेंट्स शायद थोड़ा बहुत स्क्रैप टुगेदर कर पाएंगे, पर कहीं आसपास भी नहीं। टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स बड़े पैसे कमाते हैं और न्यूट्रिशन पर और भी बड़ा खर्च करते हैं, पर उसके जैसे बच्चों के लिए बस गुजारा करना ही मुश्किल है। वो शिंगी के बारे में सोचता है। वो एक असली जीनियस है, कोई ऐसी जो असल में अपना फ्यूचर चेंज कर सकती है, और फिर भी वो जो थोड़ा बहुत उनके पास है वो उसके साथ शेयर करती है। डीप डाउन वो जानता है कि वो उसके लेवल के आसपास भी नहीं है और एडमिट करता है कि वो अपनी डेस्टिनी चेंज करने के लिए इनफ एफर्ट नहीं कर रहा है। थॉट्स में उसने 2 स्टूडेंट्स को पीसी गेम्स के बारे में बात करते हुए नोटिस किया और याद आया कि वो भी कभी उनके जैसा ही था। वो रियलाइज करता है कि उसने मार्शल आर्ट्स की एक पूरी नई दुनिया ग्लिम्स की है, फिर भी उसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया गेम्स खेलने में। डीप डाउन उसने हमेशा अपनी पुरानी लाइफ से बंधा हुआ महसूस किया, एक फिश टैंक में फंसा हुआ, सेफ्टी से चिपका हुआ और दुनिया की हार्श रियलिटीज का सामना करने से बहुत डरता था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलता है। उसने उस टैंक की सरफेस शैटर कर दी और बाहर कदम रखा, फाइनली रियलिटी का सामना करते हुए। पहली बार के लिए वो रियल वर्ल्ड देखता है और अपनी फेट चेंज करने का डिसीजन लेता है। भले ही वो अनश्योर है कि आगे क्या है, वो एक चीज जानता है, वो अब और गलत चॉइस अफोर्ड नहीं कर सकता। अचानक उसके बॉडी में एनर्जी का एक सर्ज रश होता है। वो रियलाइज करता है कि उसके ड्रीम्स में जितने भी मॉन्स्टर्स से वो लड़ा था, उनकी मेमोरीज उसमें मर्ज हो रही हैं। ये अनएक्सपेक्टेड फ्यूजन उसे अवेयर करता है कि उसकी फाइटिंग टेक्निक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक और कदम रखा है। वो चुपचाप अपनी मदर, फादर और शिंगी से प्रॉमिस करता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनता रहेगा और उसके लिए फाइट करेगा जो वो सच में चाहता है। बाद में लू खुद को एक बार फिर एक ड्रीम में पाता है। इस बार एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, पर वो जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक का यूज करके स्ट्राइक डिफ्लेक्ट करता है और एक सिंगल पंच से उसे नॉक डाउन कर देता है। ज़ॉम्बी के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करते हुए वो डिड्यूस करता है कि ये जरूर जिंदा रहते हुए मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, क्योंकि वो अनडेथ में भी काउंटर अटैक टेक्निक्स यूज कर रहा है। जल्दी ही ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके माइंड में इंटीग्रेट हो जाती हैं, रिवील करती हैं कि एक बेस आसपास है। वो एस्टिमेट करता है कि बेस क्लोज ही होगा, पर उसे अजीब लगता है कि उसे अब तक सिर्फ एक मॉन्स्टर मिला है, जबकि बेस को उनसे घिरा होना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, 2 और ज़ॉम्बीज अप्रोच करते हैं। बिना हेजिटेशन के लू चार्ज करता है और दोनों को एलिमिनेट कर देता है। फिर उसे दूर वो बेस स्पॉट होता है और वो अप्रोच करता है, सोचता है कि वो फाइनली वहां पहुंच गया है। बेस नंबर 1359। जब वो बेस वॉल तक पहुंचता है तो वो मैसिव क्रैक्स नोटिस करता है। वो रियलाइज करता है कि ये टूटा हुआ है, अपनी शेयर साइज और इंट्रिकेट डिजाइन से एस्टोनिश्ड होकर। ये सिर्फ एक बेस नहीं है, ये पूरे शहर जैसा लगता है। वो इस फीलिंग को हटा नहीं पाता कि यहाँ कुछ अजीब हुआ होगा। वॉल पर चढ़कर वो उसकी शेयर 20 मीटर्स थिकनेस ऑब्जर्व करता है। अपना बॉय तो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ने के लिए कितने बड़े स्केल की बैटल हुई होगी। ऐसे वेल फोर्टिफाइड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बेस का डिस्ट्रक्शन उसे स्टन कर देता है। ये उसकी अपनी दुनिया की किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये थॉट उसे परेशान करता है। अगर इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पाई तो फ्यूचर के लिए उनमें क्या उम्मीद है। जैसे ही वो बेस का सर्वे करता है, उसकी आंखें एक डैमेज्ड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग पर पड़ती हैं। लू बिल्डिंग एग्जामिन करता है
तो उसे उसमें एक ह्यूमनॉइड फिगर लेटा हुआ नोटिस होता है। पहली नजर में ये एक ज़ॉम्बी लगता है, पर इसे आगे प्रोसेस करने से पहले वो क्रीचर इतनी इंटेंस पावर की वेव रिलीज करता है कि दूर से भी लू उसे महसूस करता है। उसमें डर की एक सर्ज दौड़ जाती है और वो पैनिक में जमीन पर गिर जाता है। शॉक वेव ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये साइकिक फोर्स रेडिएट करती है। एनर्जी की इंटेंसिटी उसे डरा देती है। वो तुरंत रियलाइज करता है कि ये जगह उसकी करंट एबिलिटीज से बहुत आगे है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अभी के लिए निकलना होगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। अपना बॉय अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करता है, एक्सप्लोर करने के लिए दूसरा एरिया ढूंढ रहा है। आसपास ज़ॉम्बीज कम थ्रेटनिंग लगते हैं। एक लीप के साथ लू एक अलग बिल्डिंग की तरफ जाता है और अंदर स्लिप हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लगता है। यहाँ ज़ॉम्बीज के कोई साइंस नहीं है। जैसे ही वो घूमता है, वो एक स्पून उठाता है, सोचता है कि रेजिडेंट्स ने डिजास्टर आने से पहले मील्स के लिए जरूर इसका यूज किया होगा। बाहर तबाही के बाद भी दरवाजे और खिड़कियां इंटैक्ट हैं। ऐसा लगता है कि वायरस ने लोगों को ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म किया, न कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन ने। तभी उसकी आंखें एक नियर बाय सरफेस पर रखे एक स्ट्रेंज डिवाइस पर पड़ती हैं। एक हंच पर वो उसे एक्टिवेट करता है। अचानक एक डिजिटल इंटरफेस फ्लिकर होकर जिंदगी में आता है और उसे हेवनली लॉस्ट टेक्नोलॉजी में वेलकम करता है। लू हैरत से देखता है। ये एक इंस्टाबाई का होलोग्राम लगता है, पर बहुत रियल महसूस होता है। फिर वो कुछ हैरान करने वाला नोटिस करता है। AI वही लैंग्वेज बोलती है जो वो बोलता है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस डिवाइस में किसी तरह का बिल्ट इन ऑटो ट्रांसलेटर है जो उसे उसकी डायलेक्ट में परफेक्टली कम्युनिकेट करने की इजाजत देता है। AI अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो हेवनली लॉस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, एक 16 जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बेस 1359 के नेटवर्क सिस्टम्स मैनेज करने के लिए असाइन किया गया है। लू स्टन्ड है, क्योंकि इस कैलिबर की AI क्लियरली हाईली फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन से आती है। इस बारे में सोचते हुए लड़का सोचता है कि क्या वो उसे कोई रीसेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। AI तुरंत अपना इंटरनल डेटाबेस प्रोसेस करना शुरू करती है, रेलेवेंट डेटा सर्च करते हुए। कुछ ही पलों में वो इन्फॉर्मेशन को एक डिजिटल बुक में कंपाइल करती है और उसे यूज दे देती है। डेटाबेस मार्शल अलायंस वर्ल्ड की हिस्ट्री डिटेल करता है। नोट करता है कि 13 मार्शल आर्टिस्ट 10th रैंक तक पहुंच चुके हैं। इसमें बेस के बारे में और भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। लू ये सब बढ़ती हुई एंग्जाइटी के साथ पढ़ता है। 10th रैंक्ड मार्शल आर्टिस्ट के एग्जिस्टेंस से वो शॉक्ड है। वो रियलाइज करता है कि ये रैंकिंग सिस्टम उसकी अपनी दुनिया की तरह है, पर यहाँ के लेवल्स उसने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। जैसे ही वो और पेजेस पलटता है, AI उसे मॉन्स्टर्स द्वारा की गई तबाही दिखाने के लिए एक स्क्रीन ओपन करती है। वीडियो फीड में मॉन्स्टर्स ओवरवेलमिंग नंबर्स में बेस में घुस रहे हैं, अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। तबाही का मंजर देखते हुए लू नर्वस पसीना बहाने लगता है। ये दुनिया मार्शल आर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों पर थ्राइव करती है। हर डोमेन एक्सट्रीम हाइट्स तक इवॉल्व हो चुका है। यहाँ रैंक 10 के पावर हाउसेज रहते हैं और शहर टावरिंग फोर्टिफाइड वॉल से प्रोटेक्टेड हैं। फिर भी ऐसे डिफेंसेस के बाद भी ये लोग मॉन्स्टर्स इन्वेजन को रोकने में फेल हो जाते हैं। जैसे ही लू AI कंप्यूटर को स्टडी करता है, वो डिस्कवर करता है कि जब लोगों को रियलाइज हुआ कि वे मॉन्स्टर्स को रोक नहीं सकते, तो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और स्पेस में एस्केप हो गए, एक रहने लायक प्लैनेट की तलाश में जिसे वे अपना नया घर कह सकें। उसी दिन पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। तब से इस जगह से कोई सिग्नल्स या साइंस कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। लू सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है, बिलीव करता है कि जब डिस्ट्रक्शन डेस्टिनी में लिखी होती है तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये सिविलाइजेशन इनक्रेडिबली एडवांस्ड थी, फिर भी ये भी सर्वाइव नहीं कर पाई। ये थॉट उस पर भारी पड़ता है। वो ओवरवेल्म्ड होकर एक नियर बाय काउच पर धंस जाता है और AI से इस दुनिया की हिस्ट्री दिखाने को कहता है। AI अपने आर्काइव से डेटा रिट्रीव और डिस्प्ले करना शुरू करती है। लू ऑब्जर्व करता है और ज्यादा अनईजी हो जाता है। ये एक वक्त की पावरफुल सिविलाइजेशन फिर भी गिर गई और वो रियलाइज करता है कि उसे इसकी हिस्ट्री से सीखना होगा। शायद वो नॉलेज उसकी अपनी फेट चेंज करने में हेल्प कर सके। लू रिकॉर्ड्स पढ़ना शुरू करता है, जिसका टाइटल फर्स्ट ईयर ऑफ द मार्शल आर्ट्स एरा है। ये मॉन्स्टर्स के अपीयरेंस और बहुत से स्ट्रेंज क्रीचर्स के दुनिया में आने को मार्क करता है। ये इवेंट साल 34 में होता है, जब एंशिएंट डैगर किंगडम में इनर की वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट पैदा होता है। उसी साल वन मार्शल अलायंस की भी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट हुई। एक ठंडा रियलाइजेशन लू पर क्रीप करता है जैसे ही वो पढ़ता है। ये किसी एलियन वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है, ये उसकी अपनी की नकल है। यहाँ तक कि AI द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी बिल्कुल उनके जैसी है। मार्शल आर्ट रैंकिंग सिस्टम आइडेंटिकल है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि जो तबाही उसने देखी वो किसी और दुनिया की नहीं हो सकती। ये उनके अपने प्लैनेट का 10,000 साल फ्यूचर का विजन हो सकता है। वो रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, शायद ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हुए लू खड़ा होता है और अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। AI सर्च करना शुरू करती है और लू नाम के नीचे एक रिकॉर्ड पुल अप करती है। जैसे ही प्रोफाइल लोड होता है, लू उसे घूरता है। ये उसकी अपनी है। डेटा के मुताबिक वो साल 325 में पैदा हुआ था और सिर्फ 28 साल ही जिएगा। एक ऑर्डिनरी सिटीजन से ज्यादा कुछ नहीं। ये कॉन्फर्मेशन जोर से हिट करता है।
वो जल्दी से एआई से साल 299 में शिंगी नाम के किसी को सर्च करने को कहता है। एआई अपना स्कैन शुरू करती है पर एरर दिखाती है कि उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं है। फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए ब्लड सैंपल मांगती है। लू हैरान है कि ब्लड सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैसे यूज हो सकता है। इसे रिएक्ट करने से पहले एआई उसकी उंगली काटती है और एक सैंपल निकाल लेती है। जैसे ही वो उसे कलेक्ट करती है वो उसे एनालाइज करना शुरू करती है। जब वो इंतजार करता है, अचानक एआई ग्लिच करना शुरू कर देती है और लू बता सकता है कि कुछ गड़बड़ है, खासकर जब वो कहती है कि ब्लड सैंपल्स प्रोसेस्ड और बेस 1359 से कनेक्टेड है। फिर वो ऐड करती है कि रेवोल्यूशन प्लांट एक्टिवेटेड है। लू को स्टंट छोड़ते हुए सोचता है कि क्या ये उन लोगों के प्लान का हिस्सा हो सकता है जो अर्थ छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर चले गए थे। जैसे ही वो ये क्वेश्चन करता है, लू का एक पूरा बायोडेटा प्रोफाइल स्क्रीन पर अपीयर होता है। उसे देखकर कंफ्यूजन हावी हो जाती है। उसकी प्रोफाइल पिक्चर अनफेमिलियर लगती है और उसका फ्यूचर बदला हुआ लगता है। वेरीफाई करने के लिए डिटर्मिन्ड, वो अपना एकेडमिक और करियर पाथ रिकॉल करता है। स्कूल में उसके एक्सीलेंट ग्रेड्स थे। आउटर सिटी में 23rd रैंक के साथ बीही एकेडमी से ग्रेजुएट किया और बीहीज मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने 3 साल मिलिट्री में सर्व किया। उसकी सर्विस के दौरान साउथ जोन में वॉर छिड़ गई और वो कॉम्बैट में मर गया। अपनी मौत के टाइम वो 37 का था और अनमैरिड। उसने एक लेफ्टिनेंट की पोजीशन संभाली थी और उसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। ये रेवलेशंस लू को और भी परेशान करते हैं। जैसे ही वो रियलाइज करता है कि फ्यूचर शिफ्ट हो गया जिस पल वो स्ट्रॉन्गर बना। वो नोटिस करता है कि एज 18 से पहले का डेटा सेम रहता है, जिसमें एग्जाम से पहले रिकॉर्डेड स्ट्रेंथ बूस्ट भी शामिल है। हाउएवर, वो ये भी जानता है कि उसे उस डेटाबेस में जीनियस नहीं माना जाता, डिस्पाइट उसकी हिस्ट्री, क्योंकि वो पहले ही बहुत से एक्सेप्शनल टैलेंट से भरा हुआ है। उसकी पर्सनल रिकॉर्ड्स में भी कमियां हैं। उसका की लेवल सिर्फ 2 था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ एग्जाम के टाइम 257 थी। पर वो जानता है कि अपने ड्रीम वर्ल्ड का यूज करके वो उन स्टैट्स तक जल्दी पहुंच सकता है, नॉर्मल ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा तेज। लू कोई ऐसा नहीं है जो सिटी में 23rd प्लेस से संतुष्ट हो जाए। वो जानता है कि उसे टॉप पर होना चाहिए। उसका फ्यूचर उस तरह लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्गर बनता रहा तो वो मानता है कि वो मानवता को धमकी दे रही तबाही को रोक सकता है। सुबह उठकर अपना बॉय ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। उसकी मदर कुछ नोटिस करती है और क्वेश्चन करती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है। लू सिंपली रिस्पॉन्ड करता है कि उसकी टीचर ने उसे अब से घर से पढ़ाई करने को इंस्ट्रक्ट किया है, फिजिकली क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये उसकी सिस्टर को पजल्ड करता है। वो हैरान है कि स्कूल ने सेल्फ स्टडी ऑप्शन कब से ऑफर करना शुरू कर दिया। उसने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना था। इस बीच लू अपना मील फिनिश करता है और बाहर निकलता है। अनाउंस करता है कि उसे ट्रेनिंग करनी है। उसकी मदर उसे अच्छे की विश करती है, पर उसकी सिस्टर नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि वो हर गुजरते दिन के साथ कितना बदल रहा है। वो कमजोर अनजाना लड़का नहीं रहा जिसे वो पहले जानती थी। जैसे ही अपना बॉय अपने रूम में वापस आता है, उसका फोन बजना शुरू हो जाता है। वो कॉल उठाता है। ये उसके टीचर मास्टर जैंग की तरफ से है। वे लू को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी स्कॉलरशिप मनी आ गई है और उसे दोपहर में स्कूल से कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। लू आने के लिए अग्री करता है, पर जल्दी से चैट एंड कर देता है जब मास्टर जैंग उसके स्कूल से एब्सेंट होने के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। इंटरनली लू एक्नॉलेज करता है कि उसके पास ज्यादा सोचने की लग्जरी नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ हाईएस्ट लेवल्स तक बढ़ाने और अपनी प्रोग्रेस दिखाकर सबको शॉक करने का संकल्प लेता है। वो उम्मीद करता है कि ज्यादा रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर सके और उसके साथ फ्यूचर चेंज कर सके। बाद में वो एक बार फिर अपने ड्रीम में एंटर करता है, जहां वो खुद को एआई के साथ पाता है। वो उसे डेटाबेस एक्सेस करने और सारे कल्टिवेशन मेथड्स और मार्शल आर्ट्स नोट्स सर्च करने की परमिशन देता है। एआई डेटाबेस स्कैन करना शुरू करती है और जल्दी ही सर्च कंप्लीट हो जाती है, ओवरवेलमिंग 465,000 रिजल्ट्स रिटर्न करते हुए। लू मोमेंटरली पैनिक करता है। एंट्रीज की शेयर नंबर से स्टन्ड, वो रिफोकस करता है और सिस्टम को सबसे सूटेबल और पावरफुल टेक्निक ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, खास करके रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए। एआई डेटा फिल्टर करती है, उसे 34,000 रेलेवेंट रिजल्ट्स तक नैरो करती है। फिर वो पावर इम्पैक्ट से रिजल्ट्स रिफाइन करना कंटिन्यू करती है और फाइनली 3 टॉप टियर टेक्निक्स को आइसोलेट करती है। ये देखकर लू पसीना बहाने लगता है। ये 3 टॉप टेक्निक्स 10,000 सालों के दौरान डेवलप की गई हैं। पहली है स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, जिसे वैंग यी, एक रैंक 11 पावर हाउस ने क्रिएट किया था। दूसरी है नेचुरल ब्रीथिंग, जिसे यांग यी, वो भी रैंक 11 ने डेवलप किया था। तीसरी है क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसे द्वान यीफांग, एक और रैंक 11 पावर हाउस ने क्रिएट किया था। लू ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इन क्रिएटर्स में से हर कोई रैंक 11 से बिलोंग करता है, एक ऐसा लेवल जो मॉडर्न एरा में अभी तक सुना भी नहीं गया है, जहां सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट मुश्किल से रैंक 9 तक पहुंचते हैं। भले ही ये सिर्फ एंट्री लेवल टेक्निक्स हैं, वे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेड हैं, फिर भी उनका नेचर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बेस्ड कल्टिवेशन मेथड से अलग है। लू सस्पेक्ट करना शुरू करता है कि वन मार्शल अलायंस के ग्रेट पावर हाउसेस ने फ्यूचर प्रेडिक्ट जरूर किया होगा, फिर भी उसे चेंज नहीं करने का चुना होगा। इसके बजाय उन्होंने अपनी लाइफ एसेंस पीछे छोड़ दी, सैल्वेशन के रूप में नहीं बल्कि सीड्स ऑफ नॉलेज के रूप में। उन्होंने उम्मीद की कि कोई एक दिन उस प्लान को कंटिन्यू करेगा।
However, अपना बॉय जानता है कि वो फ्यूचर से नहीं है, वो पास्ट से है। इस रियलाइजेशन से मोटिवेटेड होकर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करता है, पूरी तरह उस रास्ते पर फोकस करता है। उसके दिमाग में वो समझता है कि अब टाइम है कॉन्सेंट्रेट करने का। उसे पूरी तरह फोकस करना होगा, अपने थॉट शार्पन करने होंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन को गले लगाना होगा जो आगे आने वाली है। लू करंटली अपनी की और ब्लड रिफाइन कर रहा है, एक प्रोसेस जो उसके फिजिकल बॉडी पर इमेंस स्ट्रेन डालता है। उसका गोल है इस रिफाइंड एनर्जी को अपने दिल और दिमाग की हर सेल में चैनल करना, अपने हर हिस्से को स्टार्स के एसेंस अब्सॉर्ब करने के लिए पुश करना। वो अपने फिजिकल फॉर्म को एक सेलेस्टियल गैलेक्सी में बदलने का एम करता है और फाइनली अपने इनर बॉडी को लिमिटलेस पोटेंशियल के एक अनस्टार्ड फील्ड में एलिवेट करना चाहता है। जैसे ही लू रिफ्लेक्ट करता है, उसे याद आता है कि उसके पहले के बॉडी रिफाइनिंग एफर्ट्स का सिर्फ मार्जिनल इफेक्ट था, पर यह नया स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल रहा है। वो रियलाइज करता है कि फिलहाल वो अकेला है जो इस रेयर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे इसका डीपली समझना उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस थॉट के साथ वो अपना फोकस नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करने की तरफ शिफ्ट करता है। जैसे ही वो सांस छोड़ता है, उसके मुंह से फ्लेम्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जिनको वो अपनी अगली सांस के साथ वापस अंदर खींच लेता है। कुछ ही पलों बाद वो अपनी आंखें खोलता है, उस एहसास से अलार्म्ड होकर जैसे उसके अंदर आंखों गिनती की आग लग गई हो। उसका खून उबलता हुआ महसूस हुआ, गर्मी से ओवरवेल्म्ड। और फिर भी ये ब्रीदिंग टेक्निक का सिर्फ पहला स्टेज है, ऐसे कई और हैं, हर एक अलग एलिमेंटल फोर्स से लिंक्ड है। पोटेंशियल से एक्साइटेड होकर लू फिर अपना ध्यान अगली विजुअल क्रिस्टल टेक्निक की तरफ मोड़ता है। ये दिमाग को शुद्ध करने पर फोकस करती है और एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट डिसिप्लिन शामिल है जो उसकी गहरी शक्ति के लिए जानी जाती है। वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि स्पिरिचुअल पावर कल्टिवेट करने का सच्चा मतलब क्या है, रिकग्नाइज करते हुए कि ये मास्टरी के लिए कोशिश करने वाले हर मार्शल आर्टिस्ट के लिए क्रिटिकल हो सकता है। वो इसे ट्राई करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस करता है, वो आखिर में अपनी आंखें खोलता है तो सिर्फ अपनी आत्मा को अपने शरीर के बाहर तैरते हुए देखता है। ये नजारा उसे शॉक कर देता है। वो हैरान है कि क्या ये किसी तरह का माइंडस्केप है, पर रियलाइजेशन हिट करता है। स्पिरिचुअल पावर मार्शल आर्ट्स में क्रिटिकल है। ये किसी को बिना डिस्ट्रैक्शन के स्ट्रॉन्गर होने की इजाजत देता है, और चाहे ये कॉम्बैट रेडीनेस के लिए हो या पीसफुल कल्टिवेशन के लिए, सब कुछ उसके विल पावर, डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस, क्लैरिटी पर निर्भर करता है। हर एलिमेंट आगे के रास्ते को डिफाइन करता है। भले ही उसे सब कुछ एक्सप्लोर करने का लालच हो, लू एक्सेप्ट करता है कि उसे चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होंगी। फिलहाल वो रुकने और सीखने का डिसाइड करता है गहराई में जाने से पहले। जब वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस पाता है, ड्रीम रियल में की गई पूरी प्रैक्टिस से थका हुआ। फिर भी ये सिर्फ ड्रीम जैसा नहीं महसूस होता। उसका पूरा शरीर स्लाइम और गंदगी से भीगा हुआ है। जोरदार बदबू उसे शॉक कर देती है। ये सिर्फ पसीना नहीं है, ये उसके रियल बॉडी पर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के इम्पैक्ट का रिजल्ट है। पता नहीं कैसे ड्रीम ने असली फिजिकल चेंजेस ट्रिगर कर दिए हैं, और उसके लिए ये एक ग्रेट साइन है। वो अपने कपड़े उतार देता है, सोचता है कि नहाने का टाइम हो गया है। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक और नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक क्लियरली वर्क कर रही हैं। दोनों का एक कोर इफेक्ट है शरीर से इम्प्योरिटीज निकालना, जबकि विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसी चीजें पॉसिबल भी हो सकती हैं। लू अब इसका जीता जागता सबूत है कि वे हैं। उसकी कल्टिवेशन एक असाधारण, अनयूजुअली तेज पेस से प्रोग्रेस कर रही है। एक बार जब उसे स्कॉलरशिप मनी मिल जाती है तो वो अपने लिए कुछ टॉनिक्स और एलिक्सर्स रिफाइन करने का प्लान करता है। एलिक्सर्स जो 10,000 साल आगे की फ्यूचर से ओरिजिनेट करते हैं। ये सिर्फ उसकी फिजिकल कंडीशन बूस्ट करने के लिए नहीं है, वे इस दुनिया की करंट मेडिसिनल प्रैक्टिसेस की बुनियादों को हिलाने की क्षमता रखते हैं। अगली दिन बिहे एकेडमी में मास्टर जंग लू को एक कार्ड देते हैं और एब्सेंट होने पर एडवांस में नोटिफाई करने को कहते हैं, और लू अपोलोजाइज करता है, पर फर्मली कहता है कि वो अगले कुछ दिनों तक अटेंड नहीं करेगा। मास्टर एग्री करते हैं, पर इंसिस्ट करते हैं कि उसे कम से कम हफ्ते में एक बार अटेंड करना चाहिए। जैसे ही लू जाने के लिए मुड़ता है, मास्टर जंग चुपचाप रिफ्लेक्ट करते हैं कि सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। फिर भी उन्हें पहले ही महसूस होता है कि वे लड़के की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। स्कूल गेट्स के बाहर लू डिटर्मिनेशन के साथ चलता है। अब जब उसके पास फाइनली कुछ पैसा है, अपनी पुअर की स्टेटस को एड्रेस करना टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। उसके पोजेशन में एक फ्यूचर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, एक जो उसने रेवोल्यूशनरी डेटाबेस के थ्रू ऑब्टेन किया था। वे टॉनिक्स जो वो उसे क्राफ्ट करने का प्लान करता है, हड्डियों और मसल्स में हेल्प करेंगे। फिर भी परफेक्ट फॉर्मूला के बाद भी इन टॉनिक्स को क्राफ्ट करने के लिए प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट चाहिए। चाहे प्रिस्क्रिप्शन कितना भी एडवांस्ड हो, प्रॉपर टूल्स के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास पूरा प्रोफेशनल सेटअप खरीदने के लिए फंड्स नहीं है, तो मेडिकल हॉल से इक्विपमेंट रेंट करना उसके लिए अकेला वायबल ऑप्शन बन जाता है। वो वेरियस हॉल्स विजिट करना शुरू करता है, तो हर जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। 7वीं जगह पर रिस्पॉन्स अलग नहीं होता। आदमी उसकी एल्केमी लैब रेंट करने की रिक्वेस्ट पर हंसी उड़ाता है, अक्यूज करता है कि या तो वो मजाक कर रहा है या ऐसी फैसिलिटीज की इंपॉर्टेंस को कम समझ रहा है। लू अनफेज्ड रहता है। उसने पहले ही इस आउटकम का अंदाजा लगा लिया था और स्ट्रेंथ बूस्टिंग मेडिसिन बनाने के लिए जरूरी सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए थे। मास्टर जैंग ने जो कार्ड उसे दिया था उसमें 880,000 है, शायद स्कॉलरशिप फंड्स और मास्टर का अपना कंट्रीब्यूशन मिलाकर।
इस बात की परवाह किए बिना कि वो वहां कैसे पहुंचा, लू जानता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेसेसरी इक्विपमेंट ऑनलाइन खरीदना और उसे खुद असेंबल करना ही उसके पास अकेला ऑप्शन है। जैसे ही वो चलता रहता है, उसकी आंखें शहर के एक शांत कोने में छुपे हुए एक छोटे मेडिकल हॉल पर पड़ती है। वो अंदर कदम रखता है, क्यूरियस होकर। ये जगह अलग, कम फॉर्मल, ज्यादा निग्लेक्ट की हुई महसूस होती है। वो काउंटर के पास जाता है, पर इससे ज्यादा कुछ कहने से पहले शॉपकीपर उसे अपने आप ब्राउज करने और जब पे करने के लिए रेडी हो तभी आइटम्स काउंटर पर लाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। लू क्लैरिफाई करता है कि वो परचेस करने नहीं आया है, पर शॉपकीपर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। स्टोर का हर कोना सर्वेलेंस कैमरा से ढका हुआ है और कोई भी गलत हरकत पकड़ी जाएगी। लू ये सब देखते हुए रियलाइज करता है कि रूड होने के बाद भी लास्ट फार्मेसी डूड एक्चुअली उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही काउंटर के पीछे वाला आदमी गूनिंग वेस्टिंग टाइम में बिजी होता है, अपना बॉय अचानक अपना फोन टेबल पर स्लैम करता है। आदमी कंफ्यूज लगता है, पर लू टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सीधे पूछता है कि क्या उनके पास फार्मास्यूटिकल लैब है। आदमी अभी भी बैफल्ड है, पर लू क्लियर कर देता है कि वो डील करने के लिए रेडी है। कुछ ही मिनट्स बाद वो दोनों लैब के एंट्रेंस पर साथ में खड़े हैं। शॉपकीपर कंफर्म करता है कि उन्होंने डील कर ली है और दोनों साइड्स ने उस पर अग्री कर लिया है। वो एक कंडीशन सेट करता है, लू हर घंटे 500 के चार्ज पर लैब यूज कर सकता है। जैसे ही वो और टर्म्स लिस्ट करना शुरू करता है, लू उसे काट देता है। वो बाकी सब पहले ही जानता है। ऑफ कोर्स शॉपकीपर एडवांस्ड पेमेंट चाहता है। थोड़ी देर बाद लू लैब में एंटर करता है। शॉपकीपर सैटिस्फाइड उसे शुरू करने की परमिशन देता है। लू एल्केमिक प्रोसीजर्स के लिए तैयार की गई लैब कोट पहनता है और वर्क स्टेशन तक जाता है। वो इंग्रेडिएंट्स प्रेप करना शुरू करता है। म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड से शुरुआत करता है, जिसे वो उसकी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट करने के लिए स्किन्स करता है। उसे राइट कॉन्सेंट्रेशन तक लिक्विफाई करने और मूनस्टोन के साथ कंडेंस करने के बाद वो मिक्स को रेडियो एक्टिव लेजर से हिट करता है ताकि वो टूट जाए। फाइनली वो 30 ग्राम्स कैमेलिया ब्रांच ऐड करता है, मिक्सचर बैलेंस करता है और उसे एक ट्यूब में डाल देता है। रिजल्ट एक डेंस पावरफुल लिक्विड है, एक एडवांस्ड मसल और ब्लड स्ट्रेंथनिंग टॉनिक। जैसे ही लू ग्लोइंग सोल्यूशन को घूरता है, उस पर डिसबिलीफ का एक एहसास हावी हो जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाएगा, पर ये यहाँ है, कंप्लीट, स्टेबल और रेडी। वो इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो टॉनिक पीता है और इंतजार करता है। पहले कुछ नहीं होता, टेस्ट अजीब है और वो हैरान है कि क्या वो फेल हो गया है। पर अचानक एक वायलेंट और ओवरवेलमिंग एनर्जी का सर्ज उसे हिट करता है। अगली पल वो गिर जाता है, सांस लेता हुआ, पर राहत मिलती है कि टॉनिक एक्सपेक्ट से भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। उसकी की स्काई रॉकेटिंग होती है, स्ट्रेंथ सर्ज करती है और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, सख्त, स्ट्रॉन्गर और साइड इफेक्ट फ्री, थैंक्स टू अ फॉर्मूला जो 10,000 साल आगे की सिविलाइजेशन से पैदा हुई थी। तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। कोई उसे बुला रहा है। लू काम रहता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, एक्सप्लेन करता है कि उसके पास अभी टाइम बाकी है। हाउएवर, रिसेप्शनिस्ट इंसिस्ट करता है कि उसे तुरंत पिछले दरवाजे से निकलना होगा क्योंकि उसका बॉस वापस आ गया है। इस बीच एक लग्जरी कार बाहर पुल अप होती है और एक औरत बाहर कदम रखती है, स्टोर की तरफ जाते हुए। मेडिकल शॉप के प्राइवेट ऑफिस में इंचार्ज औरत, उसकी बॉस, पहले ही काउंटर पर है। वो कई कंटेनर्स खोलती है, अलग अलग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एक एक करके एग्जामिन करती है। जैसे ही वो हर टॉनिक टेस्ट करती है, उसका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। उनमें से कोई भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता। उनका इफेक्ट्स बहुत कमजोर हैं, इतने इनइफेक्टिव कि एक गरीब आदमी भी उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। इन फॉर्मूलाज को टॉनिक्स कहना तो शब्द का अपमान होगा। तभी ऑफिस टेलीविजन पर एक कमर्शियल चलना शुरू होता है। स्क्रीन पर एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी जर्नी शेयर करता है। ड्रैगन लेक टेस्टोस्टेरोन पिल को प्रमोट करते हुए क्लेम करता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए जरूरी पावर देता है। इसे इफेक्टिव और बेनिफिशियल दोनों के रूप में एडवर्टाइज किया जाता है। ये सुनकर औरत विजिबली फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो रियलाइज करती है कि दुनिया तेजी से इवॉल्व हो रही है, मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस कर रहा है और मेडिकल इंडस्ट्री भी। हर दिन नई ज्यादा पावरफुल मेडिसिन सामने आती हैं, हर एक पिछली को जल्दी से पीछे छोड़ देती है। लेकिन उसकी फैमिली बिजनेस बहुत पीछे रह गई है। वो इसका दोषी उनकी पुरानी आदतें तोड़ने की अनिच्छुकता और कुछ भी शुरू करने से पहले इंटरनल डिस्कशंस की कांस्टेंट जरूरत को मानती है। ये हेजिटेशन उन्हें इंडिपेंडेंट रिसर्च करने से रोकता है। इस सब की वजह से पूरा बिजनेस अब कोलैप्स होने की कगार पर खड़ा है। अगर वे जल्दी ही एक नई और पावरफुल मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो इंडस्ट्री में उनकी प्रेजेंस अनसस्टेनेबल हो जाएगी। ये शॉप जो उसके पिता ने पर्सनली उसे दे दी थी, अब खतरे में है। जैसे ही वो पिछले दरवाजे की तरफ चलती है, वो एक डिसीजन लेती है। अगर वे खुद नई मेडिसिन डेवलप नहीं कर सकते तो उन्हें किसी ऐसे के साथ कोलैबोरेट करना होगा जो कर सकता है। उसके थॉट्स मिस्टर जोंग की तरफ जाते हैं, एक नेबरिंग सिटी में रिसर्चर जिसने हाल ही में एक प्रॉमिसिंग नया प्रोडक्ट डेवलप किया है। जैसे ही वो बैकरूम के पास पहुंचती है, शॉपकीपर उसे नर्वसली ग्रीट करता है, पर वो उसे आगे निकल जाती है, सीधे लैब की तरफ जाते हुए। शॉपकीपर पैनिक करना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में वो खुद को फैंटेसी में बहता हुआ पाता है। वो उसे घूरता है, सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत लगती है। उसके लिए वो एक सपने से आई राजकुमारी जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही उसका डे ड्रीम शुरू होता है, रियलिटी क्रैश हो जाती है।
औरत उस पर चिल्लाना शुरू करती है, अब क्लियरली यूज्ड और दागदार लैब कोट उठाकर और एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो जानना चाहती है कि उसने किसे उसकी लैब में घुसने दिया और इक्विपमेंट गंदा क्यों है। उसके चिल्लाने के बाद भी शॉपकीपर उसे गुस्से में भी और ज्यादा खूबसूरत पाता है। अपने गिल्ट को एक नर्वस एक्सप्रेशन के पीछे छुपाने की कोशिश करते हुए वो इंसिस्ट करता है कि उसने कुछ नहीं किया और दिखावा करता है कि उसे पता नहीं कि ये गड़बड़ कैसे हुई, पर औरत उसे काट देती है। वो उसे सब कुछ भूलने और अगले दिन काम पर न आने को कहती है। पैनिक्ड शॉपकीपर एक्सप्लेन करने का मौका मांगता है, पर वो पहले ही खुद लैब साफ करना शुरू कर चुकी है। वो गुस्से में सारे बिखरे हुए टूल्स और टूटे हुए इक्विपमेंट इकट्ठा करती है, उन्हें ट्रैश बिन में फेंक देती है। गड़बड़ सॉर्ट करते हुए उसकी आंखें एक स्ट्रेंज ट्यूब पर पड़ती हैं। एक अचानक रियलाइजेशन उसे हिट करता है, कंटेंट्स में एक म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड शामिल है। वो लिक्विड क्लोजली एग्जामिन करती है, नोटिस करती है कि लिजर्ड की स्किन पूरी तरह से हटा दी गई है। क्रीचर का एक एसेंशियल और पोटेंट हिस्सा अब उसकी छिपी हुई शक्तियों एक्टिवेट करने के लिए हटा दिया गया है। वो स्टन्ड है, उसने आज तक ऐसी मेथड के बारे में कभी नहीं सुना था। देखने से यहाँ किसी ने पूरी तरह ओरिजिनल मेडिसिनल प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की है। जो भी था, उसने सिर्फ उसके इक्विपमेंट का यूज नहीं किया, उन्होंने अपना फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश की। और इस तरह के अंडरटेकिंग के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की गहरी समझ, एडवांस टूल्स तक एक्सेस और पैसों की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए। पर फिर उसे याद आता है कि वो खुद भी वही कर रही है। उसके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं जैसे ही उसकी आंखें एक और ट्यूब पर पड़ती हैं, एक ऐसी जो क्लियरली उसकी नहीं है। वो उसे उठाती है, वो घने लिक्विड से भरी हुई है, एक अनफेमिलियर कंकॉक्शन। जैसे ही वो उसे नजदीक लाती है, एक हल्की स्मेल उसकी नाक तक पहुंचती है। वो तुरंत उसे पहचान लेती है, मूनस्टोन कॉन्डेंसेशन की डिस्टिंक्ट अरोमा, और इसमें चमेलिया ब्रांच भी मिक्स है। वो शॉक्ड है, अचानक इंट्रीग्ड। वो अपनी उंगली पर थोड़ी अमाउंट डिप करती है और उसे टेस्ट करती है। उसके शरीर में एक जोल्ट दौड़ जाता है। इस मेडिसिन में कुछ ऐसा है जो उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड कर देता है। इस बीच शॉप के बाहर निकाला गया शॉपकीपर फ्रस्ट्रेशन में चलता है, भड़बड़ाते हुए, और हर चीज का दोषी लू को ठहराता है। जैसे ही वो स्टोर को आखिरी बार देखता है, वो शॉक्ड है कि बॉस उसकी तरफ दौड़ रही है, उसे रुकने के लिए चिल्ला रही है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि शायद उसके लिए फीलिंग्स हों, पर इमोशंस उस पर हावी हों इससे पहले। वो उसे कॉलर से पकड़ लेती है, डिटर्मिन्ड है कि बिना परमिशन के उसकी लैब कौन यूज कर रहा था। उसे हल्का सा हिलाते हुए वो क्लियर करती है कि अगर वो जिम्मेदार आदमी ढूंढ लेता है तो वो उसे वापस ही नहीं रखेगी, बल्कि उसकी सैलरी डबल कर देगी। चक्कर खाते हुए पर कोऑपरेटिव आदमी मेंशन करता है कि उसके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है। ये सुनकर बॉस तुरंत उसका फोन ले लेती है, लिस्ट स्क्रॉल करते हुए। वो पहले ही जानती है कि जो टॉनिक उसने सैंपल किया था वो मार्केट की किसी भी चीज से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। यूजुअल ब्लड फोर्टिफायर्स से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर, जो 100,000 में बिकते हैं। ये स्किन टोन को भी इंप्रूव करता है, और फिर भी इंग्रेडिएंट्स सरप्राइजिंगली बेसिक हैं, जिनका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 5,000 येन से कम है। उसके लिए ये सिर्फ टॉनिक नहीं है, ये एक ब्रेक थ्रू है। बिना टाइम वेस्ट किए वो नंबर डायल करती है। इस बीच लू ट्रेनिंग में गहराई में है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की शेयर पावर पर हैरान होता है। एक रैंक 11 मार्शल मेथड के रूप में शरीर की पोटेंशियल जगाने की इसकी एबिलिटी एस्टॉनिशिंग है। इसके साथ नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। उसकी हेल्थ मैट्रिक्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई है, और जो स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शन उसने पहले बनाया था वो पहले ही ग्रेट रिजल्ट्स दिखा रहा है। उसके पास 12 पोर्शंस है, जो 2 डोजेज हर दिन के लिए काफी है, और वो आने वाले हफ्ते में और रिफाइन करने के लिए डिटर्मिन्ड है। तभी उसका फोन बजता है। ये बॉस लेडी है जो अपना इंट्रोडक्शन सुजू के रूप में देती है, मेडिकल हॉल की हेड। वो उसके फॉर्मूला में इंटरेस्ट एक्सप्रेस करती है और कोलैबोरेशन प्रपोज करती है। लू हाउएवर इमीडिएट मीटिंग डिक्लाइन करता है, कोई और बात करने से पहले 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। सुजू इस डिले से सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड पर फोकस्ड, वो वापस गूनर की तरफ मुड़ती है और उसे 6 दिनों के अंदर लू ढूंढने का मिशन असाइन करती है, और एक हैंडसम रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। गूनर अग्री करता है, उसकी अर्जेंसी से थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। जब लैब यूज करने वाले आदमी के बारे में पूछा जाता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। ये रेवलेशन सुजू को और भी ज्यादा पजल्ड करता है कि आखिर ये मिस्टीरियस यंग मैन कौन है। कहीं और लू नींद में चला जाता है, जहां वो एक मैसिव ज़ॉम्बी से लड़ने का सपना देखता है। ड्रीम में वो क्रीचर का सिर उड़ता हुआ भेज देता है, तो एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी उसे हवा में पकड़ लेता है और एफर्टलेसली कुचल देता है। लू चार्ज करता है, ज़ॉम्बी से हेड ऑन मिलते हुए, पर उसकी पहली स्ट्राइक उसकी अपनी से बहुत ज्यादा फोर्स से हिट करती है। भले ही वो उसे ब्लॉक कर लेता है, इम्पैक्ट से उसकी बाहों में दर्द दौड़ जाता है। क्रीचर फिर स्विंग करता है, पर लू डॉज करता है और उसके पीछे स्लिप हो जाता है। उसके सिर के पीछे एक तेज किक मारता है, ज़ॉम्बी क्रैश होकर गिर जाता है, और लू एक स्विफ्ट स्लैशिंग किक से फॉलो अप करता है जो फाइट एंड कर देता है। बैटल जीतने के बाद वो ज़ॉम्बी की पावर और मेमोरीज का एक पोर्शन अब्सॉर्ब करता है। जो वो देखता है उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी कभी मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, कोई जिसने मॉन्स्टर इन्वेजन के दौरान शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। लू चुपचाप एक्नॉलेज करता है कि ये सिर्फ अपोनेंट नहीं था, बल्कि एक शहीद योद्धा था जिसकी शक्ति और बहादुरी जिंदा थी।
रियलाइजेशन उसके पंचेस के पीछे की पावर एक्सप्लेन करती है। अगर उसकी एक बांह गायब और अवेयरनेस की कमी नहीं होती तो लू एडमिट करता है कि शायद उसके पास कोई चांस नहीं होता। लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है जब से उसने एडवांस टेक्निक्स, स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, नेचुरल ब्रीथिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की थी। ब्लड और मसल एनहांसिंग डिकॉक्शन के साथ कंबाइन होकर उसकी फिजिकल कंडीशन ज़ॉम्बीज की मेमोरी के थैंक्स से तेजी से इंप्रूव हुई है। उसने अब एक नया फिस्ट टेक्निक भी मास्टर कर लिया है। लू समझता है कि अगर वो अपने फिजिकल आर्ट्स और ब्रीथिंग मेथड्स को परफेक्टली मर्ज कर पाता है तो उसकी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो सकती है। बाद में जब और अनडेड अटैक करते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी एक सिंगल पंच में चैनल करता है। उसकी अपनी नई क्रिएट की गई टेक्निक जिसे फिक्स स्टार आउटबर्स्ट कहा जाता है। जमीन उसके पैरों के नीचे टूट जाती है जैसे ही शॉकवेव उसके दुश्मनों को पीछे धकेल देता है। ग्राइंडिंग सेशन के बाद अपना बॉय डोजो की तरफ जाता है। अंदर वो अटेंडेंट के पास जाकर टेस्टिंग मशीन यूज करने की रिक्वेस्ट करता है। भले ही वो उसके वापस आने पर अपनी आईब्रो उठाती है, सजेस्ट करती है कि शायद ये अपकमिंग एग्जाम की वजह से है। लू चीजों को कैजुअल रखता है। अंदर ही अंदर वो जानता है कि ज्यादातर लोग अपनी स्टैट्स साल में 1 या 2 बार ही चेक करते हैं और ये इस महीने उसकी दूसरी बार है। पर उसकी पावर कितनी तेज इवॉल्व हो रही है, अपडेटेड रहना समझदारी है। उसे रूम 206 असाइन किया जाता है और वो इवैल्यूएशन के साथ आगे बढ़ता है। नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। की स्कोर 15.6 जो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट के थ्रेशहोल्ड से बहुत आगे है। टेक्निक्स और टॉनिक्स के साथ जो उनके टाइम से हजारों साल आगे हैं, लू मानता है कि ये रिजल्ट नेचुरल ही है। नेक्स्ट कॉम्बैट असेसमेंट आता है। वो अपनी स्लीव ऊपर करता है और एक भारी पंच मारता है। सिस्टम 3100 की कॉम्बैट पावर कैलकुलेट करता है जो उसकी नई हासिल की गई फिस्ट टेक्निक के थैंक्स से रिक्वायर्ड मार्क्स से 2 गुना ज्यादा है। रियलाइज करते हुए कि कुछ टेक्निक्स उसकी कॉम्बैट रेटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लू अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट्स टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो अपनी स्टांस रीसेट करता है, गहराई से फोकस करता है और एनर्जी को फिक्स स्टार के एक रिफाइंड वर्जन में चैनल करता है। जैसे ही वो चैनल करता है उसकी आंखों में शक्ति चमकती है और एक पल में पूरा टेस्टिंग एरिया उसकी स्ट्राइक की फोर्स से शिफ्ट हो जाता है। रूम के बाहर अटेंडेंट उसके एग्जिट नोटिस करती है और उसके सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन पर कमेंट करती है। उसका डे ड्रीम एक लड़के की आवाज से कट शॉर्ट हो जाता है जो उसे होश में लाता है। लड़के की बड़ी बहन न्यूआंग एक रिनाउंड मार्शल आर्ट्स अकेडमी मास्टर की बेटी है और तुरंत उस यंग मैन के बारे में पूछती है जो अभी निकला था। एम्बैरेस्ड अटेंडेंट उस मोमेंट को हल्के में लेती है, उसे कैजुअली एक रेगुलर स्टूडेंट का नाम देती है भले ही वो अट्रैक्टिव हो। उसका भाई अनइम्प्रेस्ड कमेंट करता है कि असली शक्ति के बिना अपीयरेंस कम मायने रखती है। उनकी सोसाइटी में मार्शल प्रोवेस ही वैल्यू डिफाइन करती है और अजनबी के मॉडेस्ट अटायर के बेस पर उसने अज्यूम किया कि वो नॉर्मल बैकग्राउंड से है। वो आर्ग्यू करता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स के पास आगे बढ़ने का बहुत कम चांस है, भले ही वो कितनी बार अपनी स्टैट्स टेस्ट करें। नी भले ही सोसाइटल डिवाइड से अवेयर थी, अपने भाई के एरोगेंस पर गुस्सा करती है। डिस्पाइट उसके पास महंगे टॉनिक्स और एडवांस ट्रेनिंग का अर्ली एक्सेस था, वो उसे याद दिलाती है कि दूसरों को कम मत समझ। उसने तो उसे सबक सिखाने के लिए लिटरली नॉक भी किया और कहती है कि प्रिविलेज को यूज ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करना चाहिए, ना कि छोटी प्रोग्रेस पर शान दिखाने के लिए। अभी भी क्यूरियस, लड़का उस मिस्टीरियस स्टूडेंट के असेसमेंट रिजल्ट्स देखने की मिन्नत करता है। नी अग्री करती है इस कंडीशन पर कि वो उस कंपैरिजन का यूज खुद को इंप्रूव करने के लिए करेगा, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अटेंडेंट अभी भी थोड़ी फ्लस्टर्ड रिकॉर्ड्स लाती है, कंफर्म करती है कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने उस दिन विजिट किया था। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर अपीयर होता है, नी का मुंह खुला रह जाता है। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है जब वो टैबलेट छीनकर और करीब से देखती है। उसका भाई ओवरवेल्म्ड डिसबिलीफ में पीछे हटता है, क्वेश्चन करता है कि क्या मशीन खराब हो रही है, पर अटेंडेंट उन्हें अश्योर करती है कि सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है। वेरीफाइड डेटा से शॉक्ड नी इमीडिएटली एक्शन में शिफ्ट हो जाती है। वो स्टाफ को ऑर्डर करती है कि एरिया के हर स्टूडेंट की डिटेल्स इकट्ठा करें। डिटरमिन्ड थी कि उस मिस्टीरियस पावर हाउस की आइडेंटिटी पता करके रहेगी जिसे उन्होंने गलत समझा था। अटेंडेंट तुरंत ऑर्डर के मुताबिक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स गैदर करना शुरू करती है, जबकि नी उस मिस्टीरियस लू को ट्रैक डाउन करने के लिए डिटरमिन्ड रहती है। इस बीच मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर लू एक टैक्सी से उतरता है। ड्राइवर क्लियरली उनकी पहले की बातचीत से बहुत खुश था। उसे इतना प्रभावित था कि अगली बार अपनी बेटी से मिलाने के बारे में भी सोचता है। लू हल्की स्माइल के साथ चला जाता है, जानता था कि अगर वो लेवल 2 एग्जाम का जिक्र करता तो ड्राइवर उसे पागल समझता। बिल्डिंग के अंदर लू एक्सीडेंटली एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी से टकरा जाता है जो अपने टेस्ट रिजल्ट से हिल गया लगता था। अपेरेंटली घर पर कॉम्बैट इंडेक्स मशीन्स ने बहुत हायर नंबर्स दिखाए थे, पर एसोसिएशन का इक्विपमेंट जो अथॉरिटीज ने कस्टम डिजाइन किया था वो कहीं ज्यादा एक्यूरेट था। ये डिटेल लू को एक्चुअली एक्साइट करता है। वो अपनी असली एबिलिटीज की और ज्यादा क्लियर रीडिंग लेने के लिए एक्साइटेड था। रिसेप्शन पर उसे एक फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट किया जाता है, जिसके बाद वो अपने रैंक 2 सर्टिफिकेशन के लिए रूम की तरफ जाता है। लाइन में इंतजार करते हुए उसे शुरू में प्रोसेस धीमा और अनइवेंटफुल लगता है, पर उसका ध्यान शिफ्ट होता है जब वो दूसरे कैंडिडेट्स को एक यंग वुमन के बारे में बात करते हुए सुनता है, जो एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और सर्टिफिकेशन टेस्ट देने वाले किसी के लिए सरप्राइजिंगली यंग थी।
उसकी प्रेजेंस अलग दिखती थी, खासकर एक रूम में जो ज्यादातर अपने मिड-20s के एडल्ट से भरा था। अचानक एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। एक लंबा आदमी एंटर करता है और सीधे लाइन से आगे बढ़ जाता है, जिससे कंफ्यूजन और फुसफुसाहट विस्पर्स की लहर दौड़ जाती है। एक होपफुल कैंडिडेट जो एक्साइटमेंट से अपना फॉर्म कसकर पकड़े हुए था, उसे बिना वार्निंग धक्का देकर साइड कर दिया जाता है। वो लिटरली सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन था। हाउएवर, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उसने लाइन कट की जब तक उन्हें पता नहीं चला कि वो लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन के लिए आया है। ये रेवलेशन क्राउड को स्टन कर देता है, शिकायतों को शांत करते हुए। जब क्राउड शॉक में बज कर रहा था, लू शांत रहता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वो समझता है कि स्ट्रेंथ सबसे ऊंची आवाज में बोलती है, पावर आखिर में प्रिविलेज लाती है। स्टाफ फिर उस लंबे आदमी शाओ चोंग फन को आगे बुलाते हैं ताकि उसका की स्टेटस इवैल्यूएशन शुरू हो। जैसे ही रूम शांत हो जाता है, आउटकम का इंतजार करते हुए। भले ही कन्फर्मेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, यंग वुमन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जाओ को लाइन स्किप करने दिया गया। हाउएवर, जैसे ही उसका की इंडेक्स 107 पर स्क्रीन पर फ्लैश होता है, ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है, बल्कि रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के मिनिमम से बहुत ऊपर है। अगला टेस्ट शुरू होता है जब शाओ अपनी स्ट्राइक अनलीश करता है। उसकी शेयर फोर्स से रूम में एक शॉकवेव दौड़ जाती है, कई एप्लीकेंट्स को उनके पैरों से हटा देती है। जबकि ज्यादातर सीधे खड़े रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लू फर्म खड़ा रहता है अनफेज्ड। एग्जामिनर सरप्राइज पर कंपोज्ड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट अनाउंस करता है। जाओ की कॉम्बैट पावर 10,800 रजिस्टर होती है। उसे वहीं पर उसकी रैंक 3 सर्टिफिकेशन दे दी जाती है। साथ ही 30,000 यूएन का एक जेनरस मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। शाओ पीछे पलट कर देखता है, उन कुछ लोगों को नोटिस करता है जो उसके अटैक से ओवरवेल्म नहीं हुए थे। जबकि लड़की डिसबिलीफ में घूर रही थी, ये देखकर हिली हुई थी कि उसने कितनी आसानी से एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को चुप करने की शक्ति डेमोन्स्ट्रेट की। लू फिर आगे बढ़ता है, ध्यान खींचते हुए। उसका शांत रवैया एग्जामिनर को इंट्रीग्ड करता है, जो उसे अगला टर्न देता है। क्राउड क्यूरियोसिटी से देखता है। जब वो तैयार होता है, टेस्ट शुरू होता है और उसकी की रेटिंग अपीयर होती है 15.7। शॉक रूम में फैल जाता है। डिसबिलीफ की फुसफुसाहट, विस्पर्स फैलती है। किसी ने इतने यंग से ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि वो रेयर टॉनिक्स पर पला है। यहां तक कि शाओ को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 18 साल का लड़का ऐसी स्टैट्स रख सकता है जो रैंक 2 थ्रेशोल्ड को सरपास करती है। फाइनल पार्ट में आगे बढ़ने से पहले एग्जामिनर हल्के से याद दिलाता है कि वो कॉम्बैट असेसमेंट मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है। लू सिंपली सर हिलाता है, पर इंसिस्ट करता है कि एक बार ही काफी है। जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, उसके शरीर से चमकदार एनर्जी फूटती है, रूम को रोशन करते हुए। जैसे ही स्ट्राइक लगती है, उसके पीछे का कांच प्रेशर के नीचे टूट जाता है। हर कोई स्पीचलेस होकर घूरता है। जब रिजल्ट फाइनली सेटल होता है, तो वो 15,700 रीड करता है। उसके एडवांस्ड ब्रीथिंग मेथड, रिफाइंड स्टार इम्पैक्ट और ज़ॉम्बी फिस्ट टेक्निक की मार्शल मेमोरी का फ्यूजन ने उसकी पावर को उसके लेवल पर एक्सपेक्ट किए जाने वाले से कहीं आगे धकेल दिया है। स्टाफ उसे रैंक 1 टेस्ट पास करने के लिए बधाई देता है, पर लू की स्टैट्स क्लियरली रैंक 3 स्टैंडर्ड्स को भी एक्सीड करती हैं। उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए एग्जामिनर अपोलोजाइज करता है। उसकी करंट पोजीशन उसे रैंक 1 से ऊंची सर्टिफिकेशंस या ऑफिशियल रिकग्निशन देने की इजाजत नहीं देती। वो तुरंत सीनियर ऑफिशियल्स को केस रिपोर्ट करने दौड़ता है, इस रेयर टैलेंट को उनके ध्यान में लाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर। यहां तक कि वो अपना करियर दांव पर लगाने की भी कसम खाता है ताकि लू को वो रिकग्निशन मिले जो वो डिजर्व करता है। जैसे ही लू जाने की तैयारी करता है, एक साया उसके पीछे छा जाता है। ये जाओ है, और जैसे ही वो अपना हाथ स्विंग करता है, ऐसा लगता है जैसे मारने वाला हो, पर पता चलता है कि वो सिर्फ पोलाइट ग्रीटिंग के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। लू वही जेस्चर से रिस्पॉन्ड करता है, शाओ से चुपचाप संतुष्टि हासिल करते हुए। एक एक करके रूम में दूसरे लोग भी लू को ग्रीट करते हैं, जो थोड़ी देर बाद मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के असेसमेंट चेंबर से जल्दी से निकल जाता है। बाहर शिंगी और उसके फ्रेंड्स अपनी सीनियर यांग का इंतजार कर रही हैं, जो अपना सर्टिफिकेशन टेस्ट दे रही है। लड़कियों में से एक जो पर्पल जैकेट पहने हुए थी, कॉन्फिडेंटली शेख ही मारती है कि रैंक 1 असेसमेंट यांग जैसे गिफ्टेड किसी के लिए कितना आसान होगा। शिंगी अग्री करते हुए सर हिलाती है, पर उसका ध्यान शिफ्ट होता है जब वो अपने बड़े भाई को बिल्डिंग से बाहर आते हुए नोटिस करती है। लू आगे बढ़ता है और दोनों भाई बहन टेंस ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं। शिंगी हैरान है कि वो वहां है। जानती थी कि वो आमतौर पर स्कूल अवॉइड करता है और अपने दिन सोते हुए बिताता है। लू वो कितना जानती है उस बात से कॉट ऑफ गार्ड होकर इस बात को हल्के में लेता है, क्लेम करता है कि उसे कुछ काम था। उसकी फ्रेंड पर्पल में लड़की अपना इंट्रोडक्शन फन के रूप में देती है, भले ही सब उसे फैन फैन कहते हैं, और पॉइंट आउट करती है कि लू बिल्कुल भी लेजी ब्रदर जैसा नहीं लगता जैसा शिंगी ने डिस्क्राइब किया था। इस पर उसकी बहन से तेज घूरना शार्प ग्लेयर मिलता है, पर लू बस उसका सर थपथपाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रुप अपनी सीनियर यांग को टेस्ट हॉल से वापस आते हुए स्पॉट करता है। वो विजिबली थकी हुई लगती है और रिवील करती है कि कुछ अनयूजुअल हुआ है। असेसमेंट्स अभी के लिए होल्ड पर रख दिए गए हैं। क्यूरियस लड़कियां डिटेल्स के लिए फोर्स करती हैं। वो शेयर करती है कि उनके एज के आसपास के किसी ने एक्सपेक्ट किए जाने वाले से कहीं आगे की स्टैट्स दिखाई। की 15.7 पर
कॉम्बैट पावर रैंक 3 लेवल से ऊपर और एक CPI 15,000 से ज्यादा। इसने उसकी कॉन्फिडेंस हिला दी। एक पल के लिए उसका सारा सेल्फ बिलीफ इनसिग्निफिकेंट महसूस हुआ। जब वो मेंशन करती है कि जिम्मेदार आदमी लू था, तो उसके जूनियर स्पीचलेस रह जाते हैं। इस बीच लू अपना फेवरेट स्नैक चबाते हुए अपने कदम रोकता है जब वो 3 बूढ़ी औरतों को ब्लैक सूट्स में आदमियों के बारे में फुसफुसाते हुए नोटिस करता है। उनके धीमे शब्दों से पता चलता है कि ये आदमी प्रेस्टीजियस हुंगुआन मार्शल आर्ट्स अकेडमी के स्काउट्स हैं जो किसी को ढूंढ रहे हैं। लू अपने बजते फोन पर नजर डालता है। ये मेडिकल हॉल वाला आदमी कॉल कर रहा है।